हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा होता है संपन्न और मानव के हृदय की क्रियाविधि को छोड़कर आपको मैं मानव के हृदय में क्या पार्ट होते हैं उन पार्टों को समझाऊंगी। तो मानव का जो हृदय है वो हमेशा याद रखना 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितनी बार पंपिंग की क्रिया करता है। तो 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन होती हैं। अब याद रखिए, मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में क्या करना पड़ता है, रक्तचाप से रुधिर भेजना पड़ता है। देखिए बच्चों, जो नीचे का जो भाग ये दिखाई दे रहा है ये कहलाता है बायां निलय, और ये जो भाग देख रहे हैं हम इसी के जस्ट सामने ये कहला रहा है दायां निलय, और निलय के बीच में ये जो दिख रही है ये कहलाती है विभाजिका। अब ये विभाजिका के द्वारा ये पता चलता है कि हृदय 2 भागों में बटा है, जो दायां निलय और बायां निलय। जब हम ऊपरी हिस्से में जाते हैं तो दायां आलिंद और बायां आलिंद आता है। अब दाएं आलिंद बाएं आलिंद के दोनों तरफ एक जगह सिराएं और धमनियां और महासिराएं निकली हुई हैं। तो आप देखिए, बायां आलिंद जो है ऊपरी सिरे पर ये जो पाया है, इस बाएं आलिंद के ऊपर जो सिरा है वो कहलाती है फुफ्फुस सिरा, और उसी फुफ्फुस सिरा के ऊपर है फुफ्फुस धमनियां। अब फुफ्फुस धमनी के जस्ट बीच में देख रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी कहलाती है महाधमनी, और उसी के महाधमनी के बाजू में ये देख रहे हैं हम शरीर के ऊपरी भाग में ये जो पाई जाती है वो महासिरा पाई जाती है। अब दाएं आलिंद के निचले भाग में जो पाई जा रही है वो कहलाएगी शरीर के निचले भाग की महासिरा। अब ये याद रखिए कि ये सारी धमनियां और सिराएं आपस में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पंपिंग की क्रिया करती हैं और रक्त को पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो आज हम देखेंगे उसी के आगे कि धमनी और सिराएं क्या कार्य करती हैं और दोनों में अंतर। देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे धमनी और सिरा में अंतर। तो देखिए, धमनी क्या कार्य कर रही है और सिरा कार्य क्या कर रही है। धमनी का कार्य क्या है, ऑक्सीकृत रुधिर यानी जिसमें ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। बस आपको इतना याद रखना, अपवाद फुफ्फुस धमनी इसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट है कि सिराएं जो रहती हैं, सिराएं क्या करती है, विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस रक्त को एकत्र करके वापस कहाँ ले आई, हृदय में, और हृदय से फिर शुद्ध होगा तो फिर अंगों तक जाएगा। तो वो धमनी कार्य कर रही हैं। अब दूसरा पार्ट है, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये खालिस्तान या टिक मार्क में। दूसरा पार्ट है, सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। आपको एक अंतर याद हुआ तो दूसरा तुरंत बनेगा। तीसरा है, वॉल्व नहीं होते, तो धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि धमनी में तो प्योर रक्त है, वो जा रहा है तो हमें नुकसान नहीं करेगा, पर सिराओं में तो क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। अब अगला है, ये सतही नहीं होते हैं, इस ऊतकों के नीचे पाए जाते हैं, मतलब ऊपर ही दिखाई नहीं देती धमनी हमें। सिराएं जो होती हैं, जो हम अगर देते हैं नीली नीली सी दिखाई देती हैं, जो सिराएं जो होती हैं वो हमारे हाथ में दिखाई देती हैं, पर धमनी दिखाई नहीं देती है। तो ये सतही नहीं होती क्योंकि ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, डीप में। और जो सिराएं हैं, जो सिरा जो होती है वो सतही होती है। तो अगला क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। उसी तरह पौधों में जो पाए जाने वाला जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, क्या पदार्थ को ले जाने का काम कर रहे हैं, जाइलम, और फ्लोएम क्या कर रहा है। तो हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम क्या कार्य करते हैं। जो जाइलम जो होता है ये जल एवं खनिज जो लवण होते हैं उन खनिज लवणों को ऊपरी दिशा में संवहित करता है। संवहित करने का अर्थ है ले जाने का कार्य करता है। दूसरा कार्य ये है कि जल तथा लवणों का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो की क्रिया है वो इसमें होती है। अब आगे जानेंगे कि हम फ्लोएम
द्वारा जो पदार्थ है तो वो क्या करता है। तो इसमें भोजन, एमिनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में यानी ऊपर और अधोमुखी मतलब आजू बाजू दोनों जगह होता है। दूसरा है इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है, यानी अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का संग्रह जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो जो पौधे जो प्लांट होते हैं जो उनमें पत्तियों में भोजन का संग्रह होता है वो एटीपी के रूप में कौन पदार्थ करता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम करता है। अब आगे हम क्वेश्चन देख कि वृक्क में जो यूरिन निर्माण की क्रिया होती है, यूरिन मीन्स मूत्र होता है, तो यूरिन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है और कौन करता है। तो वृक्क की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो वृक्काणु है, जिसे हम इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के जो मुख्य भाग हैं इस प्रकार हैं, आप देखिए। पहला है केशिका गुच्छ, ये क्या है, पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा सा होता है, तो अभी मैं चित्र में बताऊंगी। उसके बाद दूसरा है वोमन संपुट, तीसरा है नलिका काय भाग और चौथा होता है संग्राहक वाहिनी। जो संग्राहक वाहिनी या संग्राहक नलिका होती है, तो आप देखिए चित्र में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कैप्सूल के समान जो संरचना है ये जो दिखाई दे रही है, ये कैप्सूल के समान संरचना जो दिखाई दे रही है वो कहलाती है केशिका गुच्छ। और केशिका गुच्छ में ये देखिए ब्लू कलर से ये दिखाई दे रही है, ये कहला रहा है इसके संपुट के चारों ओर जो क्रिया जो हो रही है ये कहलाएगा वोमन संपुट। और ये उसी के अंदर जो है फिंगर के समान जो गुच्छ है आपस में लिपटा हुआ है वो केशिका गुच्छ या इंग्लिश में उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस के जो ऊपरी सिरे के बाद जो देखिए ये धमनी और सिराएं आपस में लगी हुई है और इस प्रकार ये नलिका जो गोल गोल इस तरह से लिपटी हुई है, ये वृक्काणु जो नलिकाकार भाग होता है। और ये हम झाड़ जैसी ये संरचना जो देख रहे हैं, ये झाड़ जैसी संरचना है, ये कहलाती है संग्राहक नलिका या संग्राहक वाहिनी कहलाती है। तो जो वृक्काणु है, वृक्काणु में जो बोलना चाहिए निस्यंदन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू एक के बाद होती है। तो अब आइए जानेंगे हम कि ये क्रिया जो है वो किस प्रकार संपन्न हो रही है। तो देखिए पहला पार्ट जो है केशिका जो गुच्छ है वहाँ पे क्या निस्यंदन की क्रिया हो रही है। जब वृक्क धमनी शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती हैं तब ये क्या करती हैं, जल को ग्लूकोज में एमिनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ और कोशिका गुच्छ से छनकर कहाँ जाता है, वोमन संपुट में आया। जैसे ही वोमन संपुट में आता है तो वहाँ पे इसमें जो हमारा यूजफुल वाटर जो होता है, हमारे लिए उपयोगी जो पानी होता है वो अवशोषण के द्वारा वृक्काणु की नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण, क्योंकि ये शरीर के लिए हमारे लिए आवश्यक है। और जो हमारे लिए हानिकारक हैं उन्हें शरीर से क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा पार्ट है कि नलिका स्त्रवण। अब यूरिया क्या करती है, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाता है और यूरिन का निर्माण करता है। अब वहाँ से यूरिन जो है संग्राहक नलिका में पहुंच जाता है और मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है और यहाँ पर संग्रहित रहता है और यूरेटर के द्वारा समय समय पर यूरिन मार्ग से बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहलाती है आपकी वृक्काणु की रचना और किस प्रकार हमारे शरीर में नेफ्रॉन के द्वारा किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। इसके लिए ये चार जो है पार्ट इम्पॉर्टेंट है, केशिका गुच्छ, वोमन संपुट। तो सारे बच्चे ये जो पार्ट आज मैंने समझाया है बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे और जो भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।